गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के अपने क्लास में हम लोग 3 स्कूल्स ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 तरह की विचारधाराएं जो इससे बहुत सारे देश जो है वो शामिल हैं। इसमें बहुत सारे देश, कुछ देश ऐसे हैं जो कम्युनिज़्म को मानते हैं, कुछ सोशलिज़म को मानते हैं और कुछ कैपिटलिज़म को मानते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसको हिंदी में कहते हैं कैपिटलिज़म को पूंजीवाद। जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि पूंजीवाद जो है वो अमेरिका, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी देश हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है सोशलिज्म, मतलब समाजवाद। समाजवाद। और है कम्युनिज़्म, मतलब साम्यवाद। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत बार आपको आएगा। अभी आप लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ना, लेकिन ये जो डेफिनेशंस है, ये जो वर्ड्स हैं, ये बार बार आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ने से पहले, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ से पढ़ने लगे बीच में, तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले इन 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं अच्छे से, इन 3 शब्दों को समझ लेते हैं, इन फिलॉसफीज़ को समझ लेते हैं, तो हमारा आगे का चैप्टर जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटलिज़म क्या होता है। दुनिया जो है वो शुरुआत में कैसी थी, सबसे पहले कैसी थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बैठी, कुछ लोग मालिक होते थे जैसे टाटा, बिरला लोग। ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, इनके पास बहुत सारा पैसा था, इन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाई। ये लोग फैक्ट्रीज़ के मालिक होते थे और उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। छोटे छोटे वर्कर्स जो है वो कार्य करते थे। ठीक है, उसमें महिला, पुरुष, बच्चे, सभी तरह के वर्कर्स काम करते थे। तो मालिक जो है वो उनका शोषण करता था। उनको 8 घंटा काम कराना है तो 12 घंटा, 14 घंटा काम कराया जाता था। उनको छुट्टी के दिन में भी काम कराया जाता था, मतलब नो संडे, नो हॉलीडे। ठीक है, इस तरह से। तो जो पूरा समाज था वो सिर्फ 2 ही भाग में बटा हुआ था। एक था जो मालिक हो गया, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हो गए इन फैक्ट्रीज़ के, और दूसरे इन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर। ठीक है, इन फैक्ट्रीज़ में कार्य करने वाले लेबर्स। तो पूरा समाज इन 2 भागों में बटा हुआ था। लेबर का शोषण होता था और मालिक यानी मजदूर जो है उसके हाथों में सारा पैसा जाता था। पैसा मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, कैपिटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटलिज्म, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैपिटलिज्म को। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो पूंजी है, जो पूंजी है वो किसके हाथों में जा रही थी, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथों में। जैसे यहाँ पे देखिए ये राजा है, ये बीच वाला देखिए राजा है, ये कह रहा है वी रूल यू। ठीक है, हम तुम पे शासन करते हैं। ठीक है, ये राजा जो है वो कह रहा है कि हम तुम पे शासन करते हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। उसके बाद उसके नीचे है जो पादरी होते हैं। जैसे ये देखिए पादरी है, इसके पास जीसस का ये है, और ये कहता है वी फूल यू, हम तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। जो पादरीज होते हैं, फादर्स होते हैं, या जो पंडित होता है, पंडित सब क्या करता है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। कि अगर आपको कुछ चाहिए तो इतना मन्नत मांगो, इतना रुपया दान करो, इतना गाय दान करो, है ना। इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाता है जो पंडित उलेमा वगैरह होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे है वो है जो सेनापति वर्ग होता है। ये सेनापति वर्ग है, ये कहता है वी शूट एट यू, हम तुम लोग को शूट कर देंगे, है ना, गोली मार देंगे, शूट कर देंगे। उसके बाद उसके नीचे जो अमीर लोग हैं, ठीक है, ये देखिए अमीर लोग हैं, ये लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, ये कहते हैं वी ईट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए खाना खा रहे हैं, वी ईट फॉर यू। और सबसे नीचे ये जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, ये लोग जो मजदूर हैं जो हर जगह कार्य करते हैं, ये कहते हैं वी फीड ऑल, हम सब लोगों को फीड करते हैं, हम सब लोगों को खाना खिलाते हैं। वी वर्क फॉर ऑल, हम सब लोगों के लिए वर्क करते हैं ना, कह रहे हैं कि वी फीड ऑल, वी वर्क फॉर ऑल, हम सब लोगों के लिए काम करते हैं, हम सब लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, मतलब समाज जो है वो 2 ही भाग में बटा हुआ था। एक भाग ऊपर वाला हो गया सारा, जिसमें सारे अमीर लोग आते थे, सेनापति, पादरी, फादर, राजा, है ना, और जितने भी अमीर वर्ग के लोग हैं। और दूसरा भाग सबसे नीचे वाला जो सबसे दबा हुआ भाग था, आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं कि सब दबे हुए हैं ना, ये सब। तो जो दबा हुआ था ये लोग दबा हुआ मतलब कि ये लोग भर दिन फैक्ट्रीज़ में काम करता रहता था,
है ना, और इनको मिलता कुछ भी नहीं था। जो सारा पैसा होता था वो मालिक रखता था। तो ये जो है उस समय ये कंडीशन होती थी। ये इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जब होता है तो हर किसी के पास, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ये समझिए कि मान लीजिए एक गांव में 100 आदमी रहता है। एक गांव है उसमें 100 आदमी रहता है और उस गांव में 100 गाय है। ठीक है, उस गांव में 100 गाय है। तो 100 गाय ऐसा नहीं कि 100 गाय 100 आदमी के पास, नहीं, एक आदमी के पास 50 गाय है। मान लीजिए एक आदमी है ए, उसके पास 50 गाय है। फिर दूसरा आदमी है बी, उसके पास 30 गाय है। और तीसरा आदमी है सी, उसके पास 20 गाय है। और बाकी 3 आदमी है जिसके पास 100 गाय है। और बाकी सभी लोग जो है वो बिना गाय के हैं। बाकी 97 लोग जो है उनके पास गाय नहीं है। ठीक है, 97 लोगों के पास नहीं है। ए के पास 50 है, बी के पास 30 है और सी के पास 20 है। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या ये जो समाज है, ये जो गांव है, यहाँ इक्वालिटी है, समानता है? नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की इक्वालिटी नहीं है। यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, जैसे ए बी सी, ये तीनों बहुत ही अमीर है। और ख़ास करके ए बी सी में भी ए सबसे ज़्यादा अमीर है। जैसे हम लोग कहेंगे कि टाटा ज़्यादा अमीर है, कि अंबानी ज़्यादा अमीर है, कि बिरला ज़्यादा अमीर है, कि अडानी ज़्यादा अमीर है। लेकिन यही कुछ लोग हैं जो अमीर हैं और बाकी 97 लोग जो है वो गरीब है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये होता है कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद। पूंजीवादी जो समाज होता है उसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, ये मालिक हो जाते हैं, और बाकी सब इनके मजदूर हो जाते हैं जो इनके अंडर में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैपिटलिज्म। और कुछ देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया था, पूंजीवाद को अपनाया था। वो देश थे जैसे यूएस, ब्रिटेन, जहाँ सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, जहाँ सबसे पहले फैक्ट्रीज सेटअप हुए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश जो है कैपिटलिज्म को अपनाया था, पूंजीवाद को। वहाँ पे पूंजीवाद देश में क्या होता है कि जिसको जितना बुद्धि होता है, जितना अधिक पैसा कमा सकता है, उतना ज़्यादा पैसा कमाता है। और बहुत सारे लोग जो है वो लेबर करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। ये हैं कार्ल मार्क्स। आप लोग क्लास 10 में शायद इनका नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे बुक में कार्ल मार्क्स के बारे में। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी किताब है, आप लोग लिख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने ही इस चीज़ की, ये सारा देखा कि समाज जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। ये उस 2 भाग को कहते थे, एक ठो को कहते थे बुर्जुआ। ठीक है, बुर्जुआ उसको कहते थे जो कि अमीर क्लास था, है ना, अमीर, जो अमीर लोग थे उनको कहते थे बुर्जुआ, और जो गरीब लोग थे उनको कहते थे प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट जो मजदूर थे। तो देखते थे कि समाज 2 भाग में बटा हुआ है, एक हैव्स है, एक हैव नॉट है। हैव माने जिसके पास सब कुछ है, और हैव नॉट माने उसके पास कुछ नहीं है। एक बुर्जुआ है और एक प्रोलिटेरिएट है। और फिर कहते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय आएगा जब मजदूर जो है वो आंदोलन कर देंगे, है ना, सभी लोग अपने जो मालिक हैं उनके खिलाफ। जब मालिक उनका खूब शोषण करेगा, कभी छुट्टी नहीं देगा, है ना, उनको बच्चों को भी कुछ मेडिकल सुविधा नहीं, गंदगी में रखेगा, फैक्ट्रीज़ में किसी प्रकार की सुविधा नहीं, फैक्ट्रीज़ में घटनाएं होंगी। इन सब के कारण मजदूर लोग यूनियन बनाएगा और जो मालिक है उसके खिलाफ आंदोलन कर देगा, हड़ताल कर देगा। और जो अमीर लोग हैं उनसे उनका जो सत्ता है, उनका जो पावर है, उनका जो फैक्ट्री है, सब कुछ छीन लेगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, दूसरा तरह का विचारधारा उत्पन्न होगा जिसको हम लोग कहेंगे अब सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म हो गया, अब नेक्स्ट है हमारा सोशलिज्म। अगला तरह का जो विचारधारा है वो है सोशलिज्म। देखिए इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कैपिटलिज्म के पास क्या बना हुआ है, डॉलर बना हुआ है, डॉलर का साइन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद होता है वो सिर्फ पूंजी की बात करता है। उस देश में लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा पे फोकस होता है, अधिक से अधिक पैसा, है ना, दूसरों को कितना ही दबा करके पैसा कमा ले बस। और मज़दूरों का खूब शोषण करते थे और सारा पैसा कमाते। जितना अधिक मज़दूर काम करेगा उतना ज़्यादा मालिक को फ़ायदा होगा, उतना पैसा कमाएगा, इसीलिए मज़दूरों से काम कराया जाता था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि सभी मजदूर एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सभी मजदूर क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, एकजुट हो जाएंगे और फिर आंदोलन कर देंगे अपने जो उनके मालिक हैं उनके खिलाफ में, और तब आएगा सोशलिज्म। ठीक है, अब सोशलिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, उस गांव में
एक परिवार है ए और एक परिवार है बी, ठीक है। ए जो है उसमें उसके परिवार में 3 लोग रहते हैं और बी जो है उसके परिवार में 10 लोग रहते हैं। तो ये बताइए कि किसको, मान लीजिए कि आपके पास 3 गाय हैं, ठीक है, आप हैं गवर्नमेंट, सरकार है, और सरकार के पास 3 गाय हैं। अब सरकार ये 3 गाय में से किसको कितना बांटेगी, कैसे कैसे बांटेगी ए और बी को। तो ए जो है उसको 1 दे देगी कि तुम्हारे पास तो 3 ही परिवार है, तो 1 गाय में तुम्हारा काम चल जाएगा। सदस्य तुम्हारे परिवार में तो 3 ही लोग हैं, तो 1 गाय में काम चल जाएगा। और तुम्हारे परिवार में 10 लोग हैं तो तुम 2 गाय रख लो, ठीक है, 2 गाय इसको दे देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये भी इक्वालिटी नहीं है, इसको भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एकदम समानता हो गया, ए इज इक्वल टू बी, नहीं, ए इज इक्वल टू बी तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो है एक तरह से सरकार ने कोशिश किया कि दोनों में बराबरी लाया जाए, है ना। ऐसा कि ए को 2 दे देते, बी को 1 दे देते, तो बी तो गरीब ही बना रहता। तो जो समाजवादी सरकार होता है, जो समाजवादी देश होता है, सोशलिस्ट कंट्री, जो सोशलिज्म को मानने वाली देश होती है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से लोगों को दिया जाता है। ऐसा देश में सब कुछ सरकार के पास होता है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस किए कि गाय सरकार के पास था, 3 गाय सरकार के पास था और सरकार ने सोचा कि 1 ए को दे दें और 2 बी को दे दें। तो ऐसे देश में सब कुछ सरकार के पास होता है, सारी ज़मीन सरकार के पास होती है। फिर सरकार देखती है कि किसको कितना ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अंबानी जी हैं, तो जितना पैसा वो कमा रहे हैं उतना का क्या उनको ज़रूरत है, नहीं है। उतना पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत से लोग तो बहुत से कम पैसा में भी लोग काम चला लेते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हद से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब लिमिट से ओवर उनके पास है, उनका बैंक बैलेंस है, और वो लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो हमारा देश एक तरह से कैपिटलिस्टिक कंट्री बन रहा है। कैपिटलिस्टिक कंट्री, पूंजीवादी देश, जहाँ लोग पूंजी जमा करने के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से लोगों को देना चाहिए। जैसे गरीब आदमी है, उसको कितना ज़रूरत है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है ना। उसको एक गरीब आदमी, उसको 1 लाख रुपए का जरूरत है लेकिन उसके पास नहीं है। और अंबानी जी जो हैं वो 2 करोड़ रुपया तो इसी तरह से उड़ा देते होंगे, या और भी ज़्यादा या और भी कम हो सकता है उनका, जो भी हो, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि जो भी सोशलिस्टिक कंट्री होता है, जो भी समाजवादी देश होते हैं, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। वहाँ पे सारी पूंजी, सारा कुछ सरकार के हाथ में होता है और सरकार ज़रूरत के हिसाब से लोगों को देती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है वो शुरू में इसी की वकालत करते थे कि ऐसा देश बनाना होगा जहाँ ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई मजदूर हो, सारी फैक्ट्रीज या जो भी है सब सरकार की हो। जैसे शुरू में हमारे यहाँ भी सारा फैक्ट्री सब सरकार का था। जैसे सबसे पहले एक ही फ़ोन चलता था, उसका नाम था BSNL, अब नहीं चलता है, ठीक है। पहले एक ही फ़ोन था BSNL, अब तो BSNL बेचारा बंद हो गया। यहाँ ट्रेन भी सरकार की ही है, शुरू में बस भी सरकार का ही चलता था सिर्फ। तो हमारा देश शुरुआत में तो सोशलिस्टिक बनने का कोशिश किया, क्योंकि हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको बहुत बड़ा समाजवादी माना जाता है। वो ऐसा चाहते थे कि सारा कुछ सरकारी हो और फिर सरकार लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बांटे, ठीक है। तो ये होता है सोशलिस्टिक। ये सब आप लोग लिख लीजिए कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से सामान जो है वो लोगों को दिया जाता है, और ये इसमें सरकार होती है और सरकार के पास सारा कुछ होता है। जो देश का जितना भी संपत्ति होता है वो सरकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है नेक्स्ट है हमारा कम्युनिज्म। देखिए साम्यवादी, ये समाजवादी नहीं, हम लोग 3 चीज़ पढ़े हैं, हम लोग फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े पूंजीवाद, दूसरा हम लोग पढ़े समाजवाद, और तीसरा है साम्यवाद, ठीक है। देखिए पूंजीवाद का मतलब क्या था कि अगर 100 गाय है तो ए के पास 50, बी के पास 30 और सी के पास 20 गाय, और बाकी लोग बिना गाय के। लेकिन समाजवाद में क्या होगा कि जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना गाय दिया जाएगा, जिसके परिवार में जितने सदस्य हैं उसको उतना गाय दिया जाएगा ज़रूरत के हिसाब से। अब आता है साम्यवाद। साम्यवाद कहता है कि ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी है ए और एक आदमी है बी,
और ए के घर में 3 लोग रहते हैं और बी के घर में 10 लोग रहते हैं, तो समाजवाद में तो सरकार क्या करेगी कि ए को कम देगी और बी को ज़्यादा देगी, क्योंकि बी के घर में ज़्यादा आदमी रहता है। लेकिन मान लीजिए कि बी जो है वो मेहनत ही नहीं करता है, बिल्कुल भी बी जो है वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, वो बैठा रहता है, वो तो सरकार के भरोसे, वो सोचता है कि सरकार तो उसको ज़्यादा देगी ही क्योंकि उसके घर में ज़्यादा आदमी है। और ए मेहनत भी करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी तो इसको सरकार कम ही देगी क्योंकि इसके घर में कम आदमी है। तो समाजवाद में ये समस्या है कि जब सरकार ज़रूरत के हिसाब से बांटती है तो लोग जो है वो सोचते हैं कि अब हम लोग को काम ही नहीं करना है, सरकार तो हमको बांटेगी ही, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को मिल ही जाएगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आता है साम्यवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, ठीक है, साम्यवाद इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। साम्यवाद कहता है कि ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिलेगा, मेहनत के हिसाब से मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। अब ये क्या है मेहनत के हिसाब से, इसका फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। फ़ोटो में एक आदमी है जिसके हाथ में हथौड़ा है और हंसिया है, मतलब ये आदमी काम कर रहा है ना। हथौड़ा से मजदूर लोग क्या करता है, हथौड़ा चलाता है, हंसिया से खेत में काम करता है। तो साम्यवाद का ये निशानी है, हथौड़ा और हंसिया जो है ये निशानी है साम्यवाद का, कम्युनिज्म का। इसे समझ लीजिए कि मेहनत के हिसाब से यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सारा गाय, मान लीजिए 100 गाय है, तो सारा का सारा गाय एक जगह पे रखा हुआ रहेगा। गांव के सारे लोग आएंगे, उसका सेवा करेंगे पूरे दिन, और शाम में जो दूध निकलेगा उसको गांव के सारे लोग बांट लेंगे। जो जितना ज़्यादा मेहनत किया वो ज़्यादा दूध लेके जाएगा। जिसने कम मेहनत किया, जो आया ही नहीं आज सेवा करने, उसको नहीं मिलेगा, उसको 0 मिलेगा। जिसने कम मेहनत किया, सिर्फ एक गाय के पीछे मेहनत किया, उसको भी कम मिलेगा। जिसने ज़्यादा मेहनत किया उसको ज़्यादा मिलेगा। तो जो साम्यवाद होता है उसमें मेहनत के हिसाब से लोगों को जो है दिया जाता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स जब बात करते थे, कार्ल मार्क्स जो बोलते थे वो असल में साम्यवाद था। कार्ल मार्क्स कहते थे कि अच्छा बताइए, देखिए कार्ल मार्क्स कहते थे कि मेहनत के हिसाब से लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो अगर मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो फैक्ट्री का मालिक है वो ज़्यादा पैसा रखेगा या फिर मजदूर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मजदूर मेहनत अधिक करता है तो मजदूर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ना कि मालिक को। लेकिन होता तो उल्टा ही है, मालिक प्रॉफिट में जाते हैं, खूब पैसा रखते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, और मजदूर को तो थोड़ा बहुत बोनस दे देते हैं हल्का फुल्का। मगर साम्यवाद में कार्ल मार्क्स कहते थे कि मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, मेहनत के हिसाब से पावर मिलना चाहिए। यानी अगर एक रिक्शा चलाने वाला है तो वो अधिक मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा साम्यवाद में कहा जाता है कि मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा। और समाजवाद कहता था कि ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलेगा, या जो भी मिलेगा, पावर मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगी वो ज़रूरत के हिसाब से मिलेगी। और पूंजीवादी में तो मिलेगा ही नहीं। जो गरीब आदमी है, जो फैक्ट्री में मजदूर है, कभी कभी तो उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसका मालिक ही सब कुछ ले लेगा, ठीक है। तो हमारे देश में अभी हम लोग कल तक जो पढ़े थे, कल तक हम लोग स्वराज पार्टी पढ़ लिए थे। इसके बाद क्या होता है कि बहुत से ऐसे नेता हैं, जैसे कल का चैप्टर में हम लोग प्रो चेंजर और नो चेंजर पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा अगर आप लोग कल का चैप्टर पढ़े होंगे। उसमें हम लोग एक पढ़े कि स्वराजिस्ट, जब असहयोग आंदोलन समाप्त किए गांधी जी, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। समाप्त करने के बाद गांधी जी जो है उनको जेल हो गई, तो जो कांग्रेस पार्टी था उस पार्टी में फूट पड़ गया। कुछ लोग कहे कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जाएंगे, जीत के विधायक सांसद बनेंगे, है ना, इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो ऐसे लोग थे जो इलेक्शन को सही ठहराए कि इलेक्शन लड़ेंगे, उन लोगों को कहा गया स्वराजिस्ट या फिर प्रो चेंजर्स। इनको प्रो चेंजर्स भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जो कहे कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम लोग सदस्य नहीं बनेंगे, परिषद में नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर ही रहेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्य का मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी, चरखा को फैलाएंगे, खादी को फैलाएंगे, अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे, छुआछूत को। तो ऐसे लोगों को कहा गया नो चेंजर्स, नो चेंजर्स। ये हम लोग कल पढ़ लिए थे। फिर हम लोग ये भी पढ़े कि ये जो स्वराजिस्ट लोग थे, इन लोगों ने अपना एक पार्टी भी बनाया, उसका नाम था स्वराज पार्टी। पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और इस पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा,
और इलेक्शन लड़के जीता भी बहुत अच्छा, लेकिन बाद में पार्टी के जो मेन सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई, चित्तरंजन दास की, और फिर पार्टी जो है वो इस्तीफा दे करके वापस आ गया, है ना। यहाँ तक हमें पढ़े थे कि कुछ लोग स्वराजिस्ट हो गए, कुछ लोग नो चेंजर्स यानी कि रचनात्मक कार्यों में लग गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ना तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और ना तो ये रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। रचनात्मक कार्य माने वही छुआछूत विरोधी आंदोलन या फिर मंदिर में प्रवेश आंदोलन या फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में। तो कुछ लोग दोनों नहीं करना चाहते थे। तो जो ऐसे लोग थे, हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग क्या किए। वो लोग कार्ल मार्क्स से प्रेरित हो गए। उन लोगों ने कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी, उनको समझ में आया कि देश में कितना शोषण हो रहा है और उस शोषण को दूर करने के लिए समाजवाद लाना पड़ेगा या फिर साम्यवाद लाना पड़ेगा, कम्युनिज्म। और उसी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है, सीपीआई। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, लोग सीपीआई के लोग रोड पर जब चलते हैं वो लोग हरा रंग का एक गमछा गले में लगाते हैं और उनका जो झंडा होता है उसमें हंसिया और हथौड़ा बना होता है ना, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आप लोग इन तीनों आइडियोलॉजीज़ को ध्यान से समझ लीजिए और इसको नोट्स में उतार भी लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।